चाइना को साउथ ईस्ट एशिया में एक इनसिक्योरिटी का भारत की तरफ से इसीलिए उसने और मेहनत करनी शुरू की है कि मैं और अपना वर्चस्व या और अपना डोमिनेंस बना करके रखूं इस एरिया में। चाइना को ये बात समझ में आती है कि भाई भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका राइस डिस्टेबलाइजिंग नहीं रहा है। आप इतिहास को उठा के देखिए, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं जब वो राइज हुए हैं, जब उनका स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो है वो उस बढ़ा है, जब उनका मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ा है, तो युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध हुए हैं, है ना, एनेक्सेशन हुआ है। लेकिन भारत एकमात्र आपको ऐसा देश दिखेगा जिसका राइज पीसफुल है। ये हल्की बात नहीं है। अगर मैं शी जिनपिंग की लीडरशिप की बात करूं जी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे गए हैं उनकी लीडरशिप में भी। तो इनकी लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? शी जिनपिंग के पहले के लीडर्स थे, उन्होंने अपना ग्लोबल प्रोफाइल बहुत अच्छा बैलेंस का बनाया हुआ था कि चाइना को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। चाइना जो है वो लड़ाई नहीं करना चाहता, चाइना एक पीसफुल कंट्री है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में अपने बहुत फोर्सेस भेजता है। 2015 के बाद से हमें दिखता है कि चाइना ने बहुत एडवांस तरीके से, चाहे वो नेवी की कैपेबिलिटीज़ हों, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने शुरू किए। हालांकि अभी भी कैपेबिलिटी अगर आप मुझसे कहेंगे तो यूएस की ज़्यादा है मैरीटाइम कैपेबिलिटी, लेकिन शेयर नंबर्स, अगर केवल आप नंबर्स की मतलब संख्या करेंगे तो चाइना के पास ज़्यादा शिप्स हैं। एक डेटा है मेरे पास डॉक्टर राव, जिसमें बोला है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि चाइना अकाउंट्स फॉर अप टू 61% ऑफ द रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन and 92% of refining of रेयर अर्थ। ये जो रेयर अर्थ का डिपेंडेंस है केवल अमेरिका का नहीं है, पूरा का पूरा जो ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो बैटरीज का वो है, वो पूरी तरह सोलर पैनल्स बिल्कुल, ये पूरी तरह चाइना इसको डोमिनेट करता है। तो यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, सब कुछ डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। इसीलिए इसकी अर्जेंसी को समझते हुए भारत सरकार ने इसका निर्णय लिया कि भाई हम इस पे अभी डिपेंडेंस में नहीं कर सकते। ये जो इंडिया का स्टैंड है इस वक्त कि ये जो चयन होगा नए दलाई लामा का, वो तिब्बतन कल्चर के हिसाब से, उनके रीति रिवाज और मान्यताओं के हिसाब से होगा, ये कितना बड़ा एक मैसेज आप देखती हैं? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। जियोपॉलिटिकल एक ऐसा विषय रहा है जिस पे आप लोगों की रुचि बहुत रही है जागरण मंथन में, कि जितने भी हमारे अभी तक एक्सपर्ट्स रहे हैं जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल आईआर को डिस्कस करने पे, आप लोगों की जो प्यार है वो बहुत भर भर के मिला है शो को। आज भी हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जो कि न केवल एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, ऑथर है, बल्कि टेलीविजन पे, स्क्रीन्स पे, आप डिजिटल पे एक बहुत जाना माना प्रतिष्ठित फेस हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वस्ति राव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार स्मृति, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। बहुत सुना है मैंने आपके पॉडकास्ट के बारे में, बहुत उच्च स्तरीय गेस्ट को आप जनरली बुलाते हैं, तो इट्स एन ऑनर। थैंक यू। हमारे लिए भी ये बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि देखिए, जब महिलाएं जब निकल करके सामने आती हैं और ऐसे जो इंटेलेक्चुअल विषयों पर बात करती हैं, प्लस ब्यूटी विद ब्रेन्स, आई मस्ट से फॉर यू डॉक्टर राव दैट यू आर ब्यूटिफुल, एंड द वे यू स्पीक, आप जो बोलती हैं उसमें इतना वजन होता है, और खासकर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के जो आपके द प्रिंस से आप एसोसिएटेड हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, वाकई में बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करती हूँ 14th दलाई लामा के चयन, सक्सेसर को लेकर के। 14 दलाई लामा अभी हैं, नेक्स्ट सक्सेसर को उनको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि हु विल सक्सीड द 14th दलाई लामा। जी, ऐसे में भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी चयन होगा, जो भी चूज किया जाएगा, वो तिब्बतन बुद्धिस्ट कन्वेंशन के थ्रू ही किया जाएगा। नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगी इसमें। अच्छा, ये पहली बार हुआ। इससे पहले जो भी भारत में सरकारें रही हैं वो एक कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट दलाई लामा और चाइना के बीच में परफॉर्म करती रही हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसमें देखा गया है कि तिब्बतन कन्वेंशंस को लेकर के, उनके कल्चरल कन्वेंशंस को लेकर बहुत वोकल है, अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा गया, खासकर जो चाइना के साथ टर्फ के बाद। ये जो इंडिया का स्टैंड है इस वक्त कि ये जो चयन होगा नए दलाई लामा का, वो तिब्बतन कल्चर के हिसाब से, उनके रीति रिवाज और मान्यताओं के हिसाब से होगा, ये कितना बड़ा एक मैसेज आप देखती हैं?
देखिए, अगर केवल भारत की बात करते हैं इसमें, तो भारत का स्टैंड इसमें क्लियर है, जो हमारे मंत्री ने बोला भी है, किरण रिजिजू ने, कि जो दलाई लामा का हक है ये, इनको जो जिसको वो चूज करेंगे, और अब वो 90 साल के हो चले हैं, तो जाहिर है कि अब उनके सक्सेशन की बातें जो हैं वो इसी वजह से आप ये न्यूज़ कई बार देखती भी हैं। अब देखिए, इसमें चाइना का गेम बड़ा सिंपल है। चाइना के लिए तिब्बत जो है वो बहुत बड़ा रीजन है, और चाइना ने फोर्सफुली उसको लिया है, ऑक्यूपाई किया है। और ये जो करंट दलाई लामा है, ये 50s के दशक से 1959 से भारत में है, एग्जाइल में। तो ये बड़ा क्लियर है कि चाइना जो है वो अपना एसर्शन वहाँ पे दिखाना चाहता है। और अब जब सक्सेशन की बात आ रही है, तो चाइना चाहता है कि कोई चाइना का लॉयलिस्ट वहाँ पर आए, और जाहिर है कि ये बात, इस बात के लिए भारत जो है वो मंजूर नहीं है। तो ये बेसिकली इसके हार्ट में है। और जहाँ तक चाइना की बात है, ये केवल तिब्बत की बात नहीं है। चाइना का जो दबाव है, जो प्रेशर है चाइना का भारत के ऊपर, वो डिफरेंट तरीकों से हम देखते हैं कि जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें अलग अलग सेक्टर्स में वो हमको दिखता है। तिब्बत की जहाँ तक बात आती है, तिब्बत का रीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वहाँ से डिस्प्यूटेड बॉर्डर है चाइना से, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं, उसका जो लार्ज हिस्सा है वो तिब्बत के रीजन से होकर जाता है। तो जाहिर है कि और उसके बाद वाला जो मतलब काफ़ी, मैं कहूँगी कि मतलब उसका जो मेजॉरिटी जो एरिया है वो तिब्बत के रीजन से ही जाता है। तो जाहिर है कि चाइना की कोशिश तो यही है कि ऑल आउट वॉर तो कोई नहीं चाहता कि कन्वेंशनल वॉर हो जाए, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, लेकिन बाय डिफरेंट मीन्स चाइना एक प्रेशर बना के रखे, और एक प्रो बेजिंग दलाई लामा का सक्सेसर इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है चाइना की नज़र में। और जो दूसरा आपने मुझसे कहा कि एक ऑब्जर्वेशन आपने दिया कि पहले की सरकारों में आपको दिखता था कि एक दूसरी नीति थी, एक तुष्टीकरण की नीति आपको दिखती थी। देखिए, उसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिक्स का भी रोल था, और कुछ इस बात का भी रोल था कि उनका जो जियोपॉलिटिकल विजन था वो फ़र्क था मोदी सरकार से। तो जो मैंने कहा कि पहले तो जियोपॉलिटिकल रीजंस थे, जो हमारा पूरा 90s का दशक है और 2000s का दशक है, उसमें हमने चाइना के साथ LAC के प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमने स्थापित किए थे। वही दौर था जब चाइना धीरे धीरे 2001 में WTO का मेंबर बना, और धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा प्लेयर बना। तो चाइना धीरे धीरे वही टाइम था कि वो बहुत सारे देशों का, इंक्लूडिंग भारत का, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बनकर उभरा। तो जाहिर है कि वो जो एक लॉजिक था कि भाई अब एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन रही है, और अगर डिसएग्रीमेंट्स हैं भी तो हम उनको किनारे रखकर और हम फिर ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो एक एंगेजमेंट का दौर था वो बिल्कुल दिखता है, स्पेशली UPA 2 और NDA 1 के टाइम में भी हमें दिखता है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि ठीक गलवान के पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग भी जो कहते हैं कि वो झूला झूल रहे थे और चाय पी रहे थे, तो उसके पीछे रीजंस क्या थे? उसके पीछे रीजंस यही थे कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बहुत डिपेंडेंस है, तो हमें मैनेज करना है रिलेशनशिप को। लेकिन शी जिनपिंग के आने के बाद से, आई एम श्योर इस पर हम आगे बात भी करेंगे, जो चाइना का जियोपॉलिटिकल व्यक्तित्व चेंज हुआ है, जिस तरह से वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और जिस तरह से प्रेशर क्रिएट करना चाइना ने अपने नेबरहुड में, और एशिया और इंडो पैसिफिक को लेकर उनके जो एम्बिशंस चेंज हुए हैं, वो आप उसे मतलब नहीं कर सकते दरकिनार, और आपको उसको मतलब रखना पड़ेगा अपने कैलकुलस में। और सबसे बड़ी बात जो उसके बाद हमारे साथ गलवान का वो हुआ, उसके बाद से मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एक बहुत इरोड हुआ। स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट जो था, जो विश्वास था, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स काम नहीं आए, तो उसके बाद से मोदी सरकार की जो आप नीति देखते हैं चाइना को लेकर, बिल्कुल सही बात है। मैं कहती हूँ कि स्ट्रेटेजिक रियलिज्म में वो बिल्कुल रूटेड है, होना भी चाहिए। हम ऑल आउट वॉर नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम हमें मालूम है कि चाइना जिस तरह से एनसर्कल करता है भारत को अलग अलग तरीके से प्रेशर बढ़ाने के लिए, अभी फिलहाल चूंकि तिब्बत की बात हो रही है, तो तिब्बत में भी उनका वही रुख है। तो मैं सहमत हूँ इस बात से कि मोदी सरकार की नीति ज़्यादा रियलिस्टिक है कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स, और कहीं जो बड़े और जो कठिन निर्णय हैं उनको लेने से हम हिचकिचाते नहीं हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि हम एक ऑल आउट वॉर करें, वो वहां पे नहीं ले जा रहे, क्योंकि आपने देखा कि बीच में राप्रोशमा भी चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर तिब्बत की बात आती है, जहां प्रिंसिपल स्टैंड लेने की बात आती है, वहां आप देखते हैं कि मोदी सरकार का जो रुख है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है। तो ये अच्छी बात है भारत के जियोपॉलिटिकल पोस्चर के लिए। अगर आपको लगता है, मैं तिब्बत की बात पे वापस आऊंगी, लेकिन आपने जो इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स बताए हैं कि मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है, बहुत वोकल है, क्या आपको लगता है कि और असर्टिव भी कहीं ना कहीं एक हद तक है,
क्या आपको लगता है ये जो मोदी गवर्नमेंट के स्टैंड की वजह से और खासकर ये जो एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई है या मोदी 2.0 जो कि हुआ है, आपको लगता है उसके बाद से कहीं ना कहीं चाइना को साउथ ईस्ट एशिया में एक इनसिक्योरिटी का भारत की तरफ से, इसीलिए उसने और मेहनत करनी शुरू की है कि मैं और अपना वर्चस्व या और अपना डोमिनेंस बना करके रखूं इस एरिया में, तभी अगर हम उसका रेपरकशन म्यांमार में हमको देखने के लिए मिला, उसका वही रेपरकशन हमें अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान और वही बांग्लादेश। देखिए, उसके लिए थोड़ा सा हमें ना जूम आउट करके समझने की ज़रूरत है कि चाइना, असल में चाइना का वर्ल्ड व्यू क्या है। चाइना, अगर आप आज के दौर की बात करें तो चाइना जो है वो पहली बात तो भारत को अपना पीयर कंपेटिटर नहीं मानता है। ये बात समझनी ज़रूरी है। चाइना के अगर आप जो उनके वाइट पेपर्स देखें, उनके डिफेंस पेपर्स जैसे उनके देखें, जो पीएलए की डॉक्ट्रिन्स, मतलब जो भी ओपन डोमेन में है, बहुत कुछ चाइना का, और इनफैक्ट जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है, उसके नीचे जो आइसबर्ग होता है वो तो हमें नहीं पता, वो तो क्लासिफाइड है, लेकिन जितना हमारे ओपन डोमेन में है उस डोमेन के अनुसार जब हम उनकी एनालिसिस देखते हैं, असल में वो अपना पीयर कंपेटिटर केवल अमेरिका को मानते हैं। अब भारत को वो पीयर कंपेटिटर नहीं मानते हैं। लेकिन भारत को लेकर उनकी नीति बड़ी क्लियर है। वो ये चाहते हैं कि भारत की जो रीजनल राइज है साउथ एशिया में या सदर्न एशिया में, आप उसको जिस तरह से भी कहें, उसको कंटेन करना, यानी भारत रीजनली डेवलप ना करे। और दूसरा, चाइना का एक और पहचान है कि जिसको हम लार्जर इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं और दुनिया कहते हैं, तो दुनिया का एक सबसेट हुआ ना इंडो पैसिफिक। तो चाइना कहता है कि देखिए, जब वर्ल्ड के लेवल की बात आती है तो ग्लोबली स्पीकिंग एक मल्टीपोलर ऑर्डर जो है वो ठीक है, क्योंकि यूएस एक हमारा पेयर कंपेटिटर है। अभी हमें वक्त लगेगा यूएस से आगे निकलने में, चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हो, चाहे वो साइबर कैपेबिलिटीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज हो। अभी भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ वो कहता है कि अभी मल्टीपोलैरिटी है। लेकिन जब अगर वो इंडो पैसिफिक और एशिया की बात करता है तो वो कहता है कि एशिया और इंडो पैसिफिक में जो हमारा ऑर्डर है वो यूनिपोलर होना चाहिए। तो ग्लोबल ऑर्डर मल्टीपोलर ठीक है, लेकिन जो एशिया और इंडो पैसिफिक का ऑर्डर है वो यूनिपोलर लेड बाय चाइना। इसका मतलब यह है कि चाइना इस रीजन में अपना किसी को पीयर कंपेटिटर नहीं मानता है, और भारत की जो रीजनल राइज है, साफ साफ लिखा है कि वी विल कंटेन। तो इनसिक्योरिटी, अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, इज इट जस्टिफाइड जो इस वक्त जो उनका स्टैंड है भारत को लेकर के? तो भारत को लेकर हाँ, थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है स्मृति, कि जो चाइना के जैसा अगर हम लोग कई बार बात करते हैं कि व्हाट मस्ट बी कीपिंग शी जिनपिंग अवेक एट नाइट, तो उसका जो उत्तर है कि भाई शी जिनपिंग को रात में क्या जगा के रखता है, तो उसका उत्तर भारत नहीं है, उसका उत्तर ताइवान है और यूएस है। उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो ताइवान के यूनिफिकेशन की है, मतलब जो चाइनीज मेनलैंड है उसका यूनिफिकेशन। क्योंकि उनका आपको मालूम होगा कि 1949 में जब सीसीपी मतलब जीती थी वहाँ पे, और उसके बाद से जब कम्युनिस्ट रिपब्लिक मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे शासन शुरू हुआ था, तो उनका ये बड़ा सीधा सा वो है कि भाई वो तो 2049 में आएगा, लेकिन 1927 में उनकी जो सीसीपी का गठन हुआ था, और अभी 2027 में उसके भी 100 साल हो जाएंगे। तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि हमें यूनिफिकेशन ऑफ चाइनीज रेसेस को करना है। और अगर आपने चाइना के झंडे को देखा हो तो उसमें ऐसे सितारे बने हुए हैं 5, तो वो जो बेसिकली 5 स्टार्स हैं वो बेसिकली वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो डिफरेंट उनके रीजन्स, उसमें शिनचियांग है, उसमें ताइवान एटसेट्रा, ये सब है। तो यूनिफिकेशन ऑफ द चाइनीज मिडिल किंगडम वो ये चाहते हैं। अब उसमें क्या है कि भारत की जहाँ पे बात आती है, उनको ये समझ में आता है कि भारत में जो सरकार है वो असर्टिव है। उनको ये भी समझ में आता है कि भारत को वो उस तरह से हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया की अभी 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। भारत अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्मिडेबल एक मिलिट्री सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन मिलिट्री पावर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डेमोग्राफिक हमारे पास एडवांटेज है, डेमोग्राफिक एडवांटेज का मतलब जो हमारे पास ये जो 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो यंग लोग हैं वो भारत में। चाइना में भी अगर आप देखें तो वो डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे अब, लेकिन भारत में हमारे पास ये बहुत बड़ा उसका
एडवांटेज है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना को ये बात अच्छी तरह समझ में आती है अब जब वो देखता है कि भाई भारत को G7 में बुलाया जा रहा है, भारत और पश्चिम देशों के रिश्ते जो है वो काफ़ी प्रगाढ़ हैं। हालांकि अमेरिका के साथ इस समय हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की वजह से, पर वो तो दुनिया में हर किसी को हो रही है। लेकिन जनरली जो मैं बता रही हूँ कि भारत एक स्पेस फेयरिंग नेशन भी है, भारत एक न्यूक्लियर पावर भी है, भारत एक, मैंने कहा 1.5 बिलियन लोग हैं यहाँ पर। उसके अलावा इंडो पैसिफिक में जो हमारी लोकेशन है, जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, वो इतने मार्के की जगह पर है कि इंडो पैसिफिक के पूरे रीजन में अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अपहोल्ड करना है या फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, यानी कि भाई चाइना अपने डोमिनेंस में ऐसा ना कर दे कि जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिनको चोक पॉइंट्स कहते हैं, जैसे मलाक्का स्ट्रेट है सिंगापुर के पास, उसको बंद कर दे प्रेशर बनाने के लिए। तो ऐसी किसी भी चीज़ के लिए भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में हमारा जो लोकेशन है वो बिल्कुल उसके सेंटर में है, इंडियन पेनिनसुला। तो ऐसे तमाम रीजंस की वजह से चाइना को ये बात समझ में आती है कि भाई भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका राइज डिस्टेबलाइजिंग नहीं रहा है। आप इतिहास को उठा के देखिए, जितने भी ये कंट्रीज हैं, जब जब वो राइज हुए हैं, जब उनका स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो है वो उस बढ़ा है, जब उनका मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ा है, तो युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध हुए हैं, है ना, एनेक्सेशन हुआ है। लेकिन भारत एकमात्र आपको ऐसा देश दिखेगा जिसका राइज पीसफुल है। तो ये हल्की बात नहीं है। इसका जो हमें आज के डेट में दिखता है कि इंडिया जो है वो ब्रिज बना है ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ के बीच में, उसमें ये एक बहुत बड़ा गुण है भारत का। मतलब मैं कहूँगी कि मतलब सामरिक पक्ष का एक बहुत बड़ा गुण है कि इंडिया जो है वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अबाइड करने वाला, और उसके बावजूद इंडिया का राइज हो रहा है और सारे जो देश हैं वो भारत से अपना अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं। तो ये बातें चाइना को भी समझ में आती हैं। लेकिन फिर चाइना बीइंग चाइना, और चूंकि एक देखिए डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे, जो रूल है वो कम्युनिस्ट पार्टी अलग तरीके से युद्ध लड़ती है। जिसको हम कन्वेंशनल वॉर कहते हैं, वो तो उनके युद्ध लड़ने का आखिरी चरण होता है। उनका युद्ध शुरू होता है माइंड गेम से, प्रेशर क्रिएट करने से। और यही चीज़ जो है अगर आप देखेंगे कि चीन लगातार करता आ रहा है, चाहे वो भारत को लेकर अलग अलग तरीके से डिस्टेबलाइज करना, भारत के नेबर्स में अपनी पैठ बनाना, BRI प्रोजेक्ट से भारत को एनसर्कल करना, बहुत सारा साइबर जो वो हमारे साथ जैसे अटैक्स करते हैं वो, इससे और सबसे बड़ी बात जो LAC का जो प्रॉब्लम है, उसको वो ऐसा प्रॉब्लम बन गया है कि वो सॉल्व होने के, हालांकि हम दोनों तरफ की कोशिशें होती हैं, कितने राउंड्स हो चुके हैं टॉक्स के, तो ये नहीं हो पा रहा है। तो चाइना को समझ में आता है कि आप पूरी तरह भारत को नकार नहीं सकते और केयरफुल रहना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर भी है। लेकिन अगर आप चाइना के स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी में देखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर ताइवान और वो क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेट पावर राइवलरी जो है उसका आपको एक दिखता है प्रारूप, जो कि आपको भारत के साइड पे नहीं दिखता। तो भारत को वो मैनेज भूटान के थ्रू, ये जो डोकलाम, उस पर भी हम बात करेंगे, अक्साई चिन के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, मालदीव्स, है ना, और अब उसमें धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा नेबरहुड हमारा जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो चाइना के ये इनडायरेक्ट हथकंडे ज़्यादा हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या डायरेक्ट वॉर चाइना चाहता नहीं है, क्योंकि वो उनके अभी वो उनका कैलकुलस नहीं है। डायरेक्ट वॉर तो वो ताइवान में भी नहीं चाहते, वो हालांकि वहाँ पे इतने एग्रेशन वहाँ पे वो दिखाते हैं। तो अगर मतलब बात को अगर मैं दोबारा मतलब कनेक्ट करूँ उस डॉट को, तो बिल्कुल चाइना गंभीरता से लेता है भारत को, लेकिन पीयर कंपेटिटर नहीं मानता है। अगर मैं शी जिनपिंग की लीडरशिप की बात करूं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे गए हैं उनकी लीडरशिप में भी। तो अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक, अगर चाइना के साथ साइनो इंडिया टाइज के बारे में बात करती हूँ और वर्ल्ड पे खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में बात करती हूँ, तो इनकी लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शी जिनपिंग बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि शी जिनपिंग के पहले जो थे, जैसे हु जिनताओ थे, और उसके पहले जो थे, वो चाइना का व्यक्तित्व अलग था। क्योंकि व्यक्तित्व अलग क्या था कि वो लाई लो था, दे वर लाइंग लो, और उनका ये था कि देखिए दुनिया में जो लड़ाई चल रही है, जैसे यूएस का एक तरीका था ना, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई और उसके बाद यूएस का जो यूनिपोलर मूवमेंट हमें अमेरिका का दिखता है, तो आपको दिखता है कि एक वॉर्स उन्होंने करनी शुरू करी इराक में, और वो आपको सारा वो 1991 का नेटो की बॉम्बिंग्स और ये सब आपको चीज़ें दिखती हैं। अमेरिका जो
इन्वॉल्व होने लग गया हर थिएटर में और ऐसे। चाइना ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया। उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको दुनिया में अपना वर्चस्व बनाना है तो आपको इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट के थ्रू बनाना है। तो ऑलमोस्ट आपको एक पैरेलल वो देखेगा, क्योंकि सोवियत यूनियन तो विघटित हो गया था, तो रशिया तो पूरे वो 10 साल पुतिन के आने तक 10 साल का जो सिचुएशन था रशिया का, वो मतलब उतना अच्छा नहीं था। और वो धीरे धीरे रिसर्जेंस रशिया की होनी शुरू हुई 2008 के बाद से एट्सेट्रा। लेकिन अगर आप केवल यूएस और चाइना को उस समय देखते हैं तो आपको ये बड़ा एक मज़ेदार सा एक आपको इक्वेशन दिखता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है अमेरिका, वो अलग अलग वॉर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। कहीं बॉम्बिंग कर रहा है यूगोस्लाविया में, कोसोवो में बॉम्बिंग कर रहा है, इराक और अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद फिर उसी की वजह से 2001 जब 9/11 अटैक होता है, उसके बाद उनकी वॉर ऑन टेरर शुरू हो जाती है। और उसी बीच में चाइना जो है वो बिल्कुल चुपचाप पूरी दुनिया में अपना इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का वर्चस्व फैला रहा है। और चाइना वही दौर है, धीरे धीरे चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। आज की डेट में चाइना की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है, जिसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इस समय अपरिहार्यता शायद, हाँ ये कहते हैं, अगर मैं गलत हूं तो माफ करिएगा, लेकिन अपरिहार्यता कि क्यों अपरिहार्य है चाइना इस वक्त, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। 2001 में WTO ज्वाइन करने के बाद से, और क्योंकि उस समय बहुत सपोर्ट मिल रहा था, और इस सब के पीछे कारण ये था कि जो शी जिनपिंग के पहले के लीडर्स थे, उन्होंने अपना ग्लोबल प्रोफाइल बहुत अच्छा बैलेंस का बनाया हुआ था कि चाइना को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। चाइना जो है वो लड़ाई नहीं करना चाहता। चाइना एक पीसफुल कंट्री है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में अपने बहुत फोर्सेस भेजता है। और पूरा प्रोफाइल जो बनाया हुआ था कि भाई हम तो यहाँ पे केवल अगर हम कहीं पे बेस डेवलप कर रहे हैं तो उसके पीछे तो कारण बस इतना है कि भाई लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा हमको। जैसे जिबूती में जब उन्होंने अपना ये सब हालांकि बाद में शुरू किया, तो कहने का मतलब है कि जो हु चिंताओं तक का जो चाइना है, आप भारत से भी देखेंगे कि ठीक है हमारी मतलब हमारा जो लास्ट चाइना के साथ स्कर्मिश था मेन 62 की वॉर, तो सब जानते हैं, जो 1962 की वॉर थी, जो बहुत ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी हमारे लिए। और उसके बाद आपको पता है कि हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी को उसने इम्पैक्ट किया। पर उसके बाद से 67 में भी हमारे क्लैशेस हुए चाइना से। फिर उसके बाद फिर मतलब लेट 80s 87 के आसपास तक हमारे चाइना से क्लैशेस हुए। फिर राजीव गांधी की सरकार में फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पूरा जो तरीका था वो शुरू हुआ, क्योंकि राजीव गांधी जो थे वो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने श्रीलंका में भी ये सब शुरू किया। उसके बाद उसका परिणाम भी बहुत खराब हुआ, लेकिन खैर उन्होंने वहाँ शुरू किया, तो चाइना के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वगैरह शुरू किया। तो एक ऐसा दौर था जब हमें लग रहा था कि भाई ट्रेड हम बढ़ाएंगे। तो एक जो न्यू लिबरल लॉजिक है ना स्मृति, कि कंट्रीज दैट ट्रेड विद ईच अदर डोंट हैव एनी रीजन टू गो टू वॉर विद ईच अदर, क्योंकि अगर हमारे इंटरेस्ट जो है वो एंटवाइंड है या जुड़े हुए हैं तो हम वॉर करके क्यों उसको खराब करेंगे। हालांकि ये न्यू लिबरल लॉजिक जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि दुनिया में जो अब लड़ाइयां हो रही हैं वो उनके बीच में हो रही हैं जो बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और ये चीज तो शी जिनपिंग के आने के पहले हमको दिखता था कि चाइना के भी हित में है कि वो इंडिया के साथ अपना वो मैनेज करके रखे। और चाइना भाई मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था, तो हमारी ट्रेड बढ़ रही थी धीरे धीरे धीरे, और ये सब चीजें चल रही थी। शी जिनपिंग के आने 2012 में शी जिनपिंग आते हैं, और 2013 में आते ही क्लैश होता है इंडिया के साथ। ये 2013 में जो क्लैश है ये डेप्सांग में होता है। तो ये भी LAC में ही है। LAC जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो बॉर्डर है चाइना के साथ। तो क्यों, देखिए शी जिनपिंग जब आए हैं उसके बाद से चाइना का जो मैंने कहा ना, जो उनका जियोपॉलिटिकल व्यक्तित्व है वो बदल गया। उसमें एक एसर्शन आ गया, एक एग्रेशन आ गया। चाइना, उन्होंने कहा, जैसे 2015 से जब हम देखते हैं कि चाइना में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखिए चाइना की नेवी को, जिसको हम प्लान कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है, प्लान, तो प्लान जो है उन्होंने कहा कि आपको ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज चाहिए। ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज का मतलब एक्सपीडिशनरी आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, यानी आप अपने शोर को छोड़ के, भाई हर जो देश होता है उसकी एक कोस्टल लाइन होती है, उस कोस्टल लाइन के थोड़ा सा और 200 नॉटिकल माइल तक हमारा EEZ होता है, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जहाँ पे हम सारे सी बेड में से सब मिनरल्स वगैरह लेते हैं। और क्या, उसके बाद जो वाटर्स होते हैं उनको हम मतलब हाई सीज कहते हैं और ब्लू वाटर्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए चाइना को अगर अमेरिका से कम्पीट करना है, जो कि उनके हिसाब से करना है, तो उसके लिए कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि अपना शोर छोड़कर, अपने तट को छोड़कर आप दूर दूर जाके पावर प्रोजेक्शन कर सके। पावर प्रोजेक्शन एक नाम आता है। जैसे अमेरिका को हम कहते हैं कि बहुत बड़ी नेवी है, कि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, वो पूरा एक छोटा सा शहर होता है, उसमें बड़ी शिप है, उसमें फाइटर्स होते हैं,
तमाम पूरा एक इकोसिस्टम होता है, उसके फ्लोटिलाज उसके साथ चलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पावर प्रोजेक्शन है। तो अमेरिका जो है वो अपना कहाँ पे अमेरिका है और अलग अलग थिएटर्स में पावर प्रोजेक्शन करता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की वजह से। तो चाइना, तो शी जिनपिंग ने कहा कि हमको बेसिकली उनको हमें कम्पीट करना है, तो हमारे पास वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। 2015 के बाद से हमें दिखता है कि चाइना ने बहुत एडवांस तरीके से, चाहे वो नेवी की कैपेबिलिटीज़ हों, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने शुरू किए। हालांकि अभी भी कैपेबिलिटी अगर आप मुझसे कहेंगे तो यूएस की ज़्यादा है मैरीटाइम कैपेबिलिटी, लेकिन शेयर नंबर्स, अगर केवल आप नंबर्स की मतलब संख्या करेंगे तो चाइना के पास ज़्यादा शिप्स हैं। तो चाहे वो नेवी की कैपेबिलिटीज़ हों, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने हो, सबमरीन्स बनाने हो, कॉर्वेट्स बनाने हो, फ्रिगेट्स बनाने हो, चाइना की जो शिप बिल्डिंग है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली ये एक चीज़। दूसरा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हमको शी जिनपिंग के में दिखता है, जो उन्होंने एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन किया है। आज की डेट में स्मृति, हम बहुत चिंतित है इस बात से कि हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसको तेजस कहा जाता है, जो भारत के लिए एक बहुत, मैं कहूँगी कि प्राइड का विषय है, मतलब एक हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा, हालांकि उसमें कई सारे इश्यूज हैं, उस पर हमें बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन हम अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं। तेजस के कई सारे वर्जन्स हैं, उसमें हमने केवल तेजस मार्क 1 डेवलप किया है, उसके 40 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 20 जो है इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस है और 20 जो है वो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के हैं, जो कि बहुत फॉर्मिडेबल नहीं है, हालांकि बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। आने वाले वर्जन्स बहुत अच्छे होंगे। उसी बीच में हम देखते हैं कि चाइना के पास, जो आपने सुना होगा ना, एक जे सीरीज है, हाँ, तो J17, J10C, J35, J36, J50, तो इसमें से जो ये सीरीज है, तो इसमें J17 मेरे ख्याल से 4th जनरेशन है, J10C जो है वो 4.5 जनरेशन है, J35 जो है वो 5th जनरेशन है, और J36 और J50 जो है वो 6th जनरेशन है। चाइना यहाँ पहुँच गया है और अभी तक हमने अपना 4.5 जनरेशन नहीं बनाया है। तो जो ये मॉडर्नाइजेशन है, उसके बाद जो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया है, जो बिल्कुल मैं कहूँगी कि अचंभित करने वाला मॉडर्नाइजेशन है, जो उन्होंने अपनी सैटेलाइट और कम्युनिकेशंस में किया है। क्योंकि देखिए, आज के दौर में जैसे हम छोटी सी बात करते हैं, कोई युद्ध हुआ, कहाँ पे क्या चल रहा है, जब हम कहते हैं ना कि चाइना ने LAC पे क्या क्या बनाया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, तो क्या आपको लगता है चाइना हमें फोन करके बताता है कि आज हम रोड बना रहे हैं? ये सारी चीजें हमें सैटेलाइट्स के द्वारा पता चलती हैं। और ये जो सैटेलाइट्स हैं चाइना के पास आज की डेट में, और ये सब शी जिनपिंग के आने के बाद हुआ है, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ कि चाइना ने आने के बाद से आज चाइना के पास 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी हैं। उनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, जो उन्होंने यूएस के GPS नेविगेशन सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा किया है, जिसको बाइडू कहते हैं, एटसेट्रा। तो इनकी ये जो कैपेबिलिटीज हैं, चाइना के पास ऐसे कैपेबिलिटीज हैं। आपने एक स्पाई बलून सुना होगा, जो अभी यूएस ने टेक डाउन कर दिया था। देखिए, क्योंकि सैटेलाइट क्या होता है ना, सैटेलाइट क्या है कि 24/7 आपको नहीं दे पाता, मतलब इमेज नहीं दे पाता, क्योंकि अर्थ का भी रोटेशन है। तो सैटेलाइट तो खड़ी है, तो जब अर्थ पीछे जाएगी तो वो क्या होगा? तो उस चीज को काउंटर करने के लिए फिर आप दूसरी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हैं। तो चाइना के पास राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज हैं। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ हुआ है, तो पाकिस्तान बहुत सारा जो हमें पता चला कि भाई, हमें ये मालूम था कि चाइना का मिलिट्री असिस्टेंस पाकिस्तान को है, लेकिन किस डिग्री का मिलिट्री असिस्टेंस है एग्जैक्टली, अगर हम उसके तार तार को जब अलग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पूरी राउंड द क्लॉक सैटेलाइट इमेजरी चाइना के थ्रू प्रोवाइड हो रही जी। और चाइना का जो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, वो ये है कि चाइना के पास ये कैपेबिलिटीज है कि जो भारत की एक तो भारत के पास बहुत कम सैटेलाइट्स हैं, बहुत। हमने ये एक गलती करी है सामरिक, कि हमने सैटेलाइट्स में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि चाइना के पास, मैंने आपको बताया, नंबर का डिफरेंस बताया। दूसरा, चाइना के पास ये भी कैपेबिलिटीज हैं कि वो हमारी सैटेलाइट इमेजरी के आगे धुएं की एक फिल्म लगा देते हैं, जिससे क्लियर इमेज ना मिले और हमें ना पता चले कि एग्जैक्टली वहाँ की क्या इमेज है। तो इसीलिए फिर आप देखते हैं कि कई बार हम कहते हैं कि हम यूएस के सैटेलाइट्स पे निर्भर हैं और यूएस हमको सैटेलाइट इमेजरी देता है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये सब जो आपको डेवलपमेंट्स है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, एयरफोर्स फाइटर जेट्स का, एक जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, वो 6G टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें, और उसके बाद अभी तो हमने इस पे बात ही नहीं करी कि जो वो स्पेस में कर रहे हैं, तो वो स्पेस को मिलिटराइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनके जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट हैं, उसको लेकर वो जो ये पूरी जद्दोजहद है, जो युद्ध की, भाई सबसे पहले चांद के दूसरे हिस्से पे, जो डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, वहाँ कौन पहुंचेगा? तो आपको क्यों लगता है कि भारत ने इतने पैसे खर्च करके अभी शुभांशु शुक्ला जो हमारे ग्रुप कैप्टन है, उनको भेजा है? तो वो भारत अकेला नहीं है, पोलैंड से भी इसी तरह से एक
एयरफोर्स के अधिकारी वो भी गए हैं, क्योंकि हमको वो नो हाउ चाहिए। हम स्पेस फेयरिंग नेशन है और हम बहुत ही जिम्मेदार स्पेस फेयरिंग नेशन है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि शी जिनपिंग के आने के बाद जो हमें क्लियर कट तरीका दिखता है, सबसे पहले इकोनॉमी उनकी जो पहले मैन्युफैक्चरिंग बेस और ये सब था, वो हमें उसमें एक एग्रेशन दिखता है। इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट को अब वो इस्तेमाल करते हैं अपने सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो जो एक नॉर्मल सा इकोनॉमिक रिलेशन है, अब आपको दिखता है कि वो फिर कहते हैं कि ये पूरा आइलैंड हमको 99 ईयर्स के लिए, 99 साल के लिए लीज पे दे दो। जब उनको लीज पे मिलता है तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वहाँ पे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनाने लग जाते हैं, पोर्ट्स बनाने लग जाते हैं। और वो जो पोर्ट्स बनाने का उनका तरीका है, वो देखिए, इसको कहते ही है बीजिंग स्टाइल कंसेंसस, क्योंकि एक आपको ध्यान होगा कि बहुत जमाने तक एक वॉशिंगटन कंसेंसस होता था कि जिसको हम न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर कहते थे। और जो डेवलपिंग देश हैं ग्लोबल साउथ के, वो कहते थे कि ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि आप कहते हैं कि लोन हम आपको तब देंगे जब आपके ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड हो, डेमोक्रेटिक ये हो। बहुत सारी कंडीशनैलिटी अटैच्ड होती थी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते थे। चाइना ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिसको मारना है मारो, तुम्हें जो करना है करो, भाई हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन फिर तुम हमसे बंध जाओगे। और हमने देखा कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट जो तरीका है, ये बैकफायर भी हुआ। मैं इस पे बात करूंगी क्योंकि घाना में जिस तरीके से पीएम मोदी की जो विजिट है वो किस तरीके से ट्रस्ट में आगे, इस पे बात करूंगी। हाँ, चाइना के बारे में आपने EEZ की बात करी थी, तो उसमें जो रेयर मिनरल्स होते हैं उनको माइन करना, अभी हाल फिलहाल देखा गया कि एक कर्ब लगा दिया है चाइना ने, जिसके चलते भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जनवरी में 2005 इसी साल लॉन्च किया कि उन्होंने बोला कि हम आपको माइनिंग नहीं करने देंगे। तो रेयर मेटल्स जो हैं वो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, बैटरीज हो गई, डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो गई, टर्बाइंस हो गई, बहुत सारी चीज़ों में ये रेयर मेटल्स का यूटिलाइजेशन होता है। और भारत ने जिस तरह से काउंटर किया है कि अपना ही एक नेशनल एक मिशन निकाल दिया, अपनी ही एक पॉलिसी बना ली, इसको आप कैसे देखती हैं कि भारत जिस तरह से अपना स्टैंड ले रहा है? हाँ, वाकई में जो आपने बोला कि स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट, इन सब चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे भारत का स्टैंड जो है वो बढ़ रहा है, और एक कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं कि इन फैक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है और सेल्फ डिपेंडेंसी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या कहेंगे? देखिए, रेयर अर्थ के बारे में बहुत क्रिटिकल चीज़ है आज के लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी भी देश की जो सामरिक पोस्चर है, उसमें कहीं ना कहीं चिप्स और रेयर अर्थ का बहुत बड़ा रोल है। एक डेटा है मेरे पास डॉक्टर राउत, जिसमें बोला है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि चाइना अकाउंट्स फॉर अप टू 61% ऑफ द रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन एंड 92% ऑफ रिफाइनिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जी, बिल्कुल यही समझने वाली बात है। जो क्रिटिकल रेयर अर्थ है, जिसको हम कहते हैं, जिसका आज के डेट में एप्लीकेशन, सबसे बड़ा एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूँ, जिसमें ईवी बैटरीज होती हैं। ईवी बैटरीज में जो लिथियम वगैरह ये सब इस्तेमाल होता है। सिमिलरली जितने हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं चिप्स, जो हमारे फ़ोन से लेके, कंप्यूटर से लेके, हमारे बड़े बड़े जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हर जगह जिनका इस्तेमाल है, फ्रिज से लेके वॉशिंग मशीन से लेके, आप मतलब यू नेम इट, आपके घड़ी में भी होगा, आपके इस पे हर जगह, ये सब चीज़ें रेयर अर्थ से बेसिकली बनती हैं। अब इसमें क्या है, एक छोटी सी चीज़ क्लियर करने वाली बात है, चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ के एक्सट्रैक्शन और रिफाइनमेंट के चेन को। अभी आपने मुझे आंकड़े दिए, ठीक है, कि 61% ऑफ एक्सट्रैक्शन और ऑलमोस्ट 90% ऑफ रिफाइनरी का जो चेन है। लेकिन वो जो रिफाइंड रेयर अर्थ है, उस रिफाइंड रेयर अर्थ से एडवांस सेमीकंडक्टर जो बनते हैं, जो सेकंड साइड, मतलब जो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है, मतलब भाई एक सिक्के के दो पहलू है ना, कि आपने रेयर अर्थ निकाला, उसके बाद आपने उसको अप्लाई किया, तो उससे जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, उसमें एडवांस सेमीकंडक्टर्स सिंपल होते हैं और सेमीकंडक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं। तो जो पुराने जमाने के थे वो सिंपल, जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह में जो शुरू हुए थे, अब जो है वो सब कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स हैं, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एडवांस्ड वेपन्स में, AI में, सब में इस्तेमाल होते हैं। उस पे जो डोमिनेंस है वो अमेरिका का है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से क्या हुआ है कि ये जो आपने एक वॉर देखा है बीच में, स्पेशली अप्रैल 2, जो उन्होंने लिबरेशन डे कहा था कि उन्होंने सारी दुनिया पे टैरिफ लगाने शुरू किए थे, एक बड़े से बोर्ड लेके वो खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा था मैं इस पे टैरिफ लगाता हूँ, इस पे, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे टैरिफ लगाए थे। तो उसके बाद से ये जो ट्रेड वॉर फिर से इंटेंसिफाई हो गई थी। अभी उसमें बीच में थोड़ा सा जो ढील आई है, और वो ये ढील इन्हीं चीज़ों पर आई है, और उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अमेरिका ने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स आपको नहीं बेचेंगे, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर्स जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स है, वो टेक्नोलॉजी अभी यूएस के पास है, चाइना डेवलप कर रहा है, कुछ सालों में आ जाएगी, अभी नहीं है।
चाइना ने कहा अच्छा आप हमें उस पे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाएंगे, तो जिस चीज से आप बनाते हैं वो चिप हम उस पे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम रेयर अर्थ नहीं देंगे। तो इन चीजों के, और ये जो रेयर अर्थ का डिपेंडेंस है केवल अमेरिका का नहीं है, पूरा का पूरा जो ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो बैटरीज का वो है, वो पूरी तरह सोलर पैनल्स, बिल्कुल ये पूरी तरह चाइना इसको डोमिनेट करता है। तो यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, सब कुछ डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। इसीलिए इस बात की इसकी अर्जेंसी को समझते हुए भारत सरकार ने इसका निर्णय लिया कि भाई हम इस पे अभी डिपेंडेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो समझ में आया है वो ये कि देखिए सप्लाई चेन्स जो है ना उसमें रेजिलियंस होना चाहिए। ठीक है, इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि जब तक कोविड नहीं हुआ था, आप देखिए कोविड से ही ये नाम बहुत ज्यादा आपने सुना होगा ना, रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। इनफैक्ट रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स इनिशिएटिव बनाया इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने मिलके। तो ये जो रेजिलियंस का मतलब क्या है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन वन सोर्स, ये आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है सप्लाई को लेकर। तो भारत में देखिए, भारत के पास भी क्रिटिकल रेयर अर्थ है, उड़ीसा में हमारे पास भी है, और ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, इसमें इशू ये है कि ये एक तो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, और दूसरा आपके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन शुरुआत तो आप कहीं करेंगे ना जी। तो जहां तक भारत की बात है, ये सारे देशों के हित में है कि चाइना की डिपेंडेंस को कम करने के लिए, कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है, जो आपने बताया ना कि पूरी रिफाइनिंग चाइना डोमिनेट करता है, एक्सट्रैक्शन चाइना डोमिनेट करता है, सुदूर अफ्रीका के देशों में चाइना की डोमिनेंस है। आपने घाना का नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं, बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है वहां। चाइना जो है वो घाना का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। नामीबिया गए हैं, नामीबिया में चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो पूरे अफ्रीका में 52 देशों में चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब देशों के हित में है कि इन सप्लाई चेन्स का डाइवर्सिफिकेशन जो है वो भारत में किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तो ये बात शुरू हुई है, इसको आते आते मतलब इसका नतीजा आते आते समय लगेगा, लेकिन ये शुरुआत बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में यही क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। और भारत ने, आपको एक और भी बात मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं 3 साल तक रक्षा मंत्रालय के जो थिंक टैंक है उससे भी जुड़ी हुई थी, उसमें मैं काम करती थी। तो वहाँ पे भी जो रक्षा मंत्रालय का, अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो आउटलुक है कि भाई हम अपने डिफेंस रिलेशंस कैसे डेवलप करेंगे, है ना, जो हमारे जो डिफेंस रिलेशंस है और देशों से कैसे डेवलप होंगे, तो उसका क्राइटेरिया अब केवल ये नहीं है कि हम कितने वेपन्स बेचेंगे और कितने वेपन्स खरीदेंगे। शायद बहुत सारे लोग इसको समझते होंगे कि ये तो केवल वेपन्स बेचने और खरीदने का काम करते हैं। अब उन्होंने बहुत डिटेल एक स्टडी करी है, और ऑफ कोर्स वो मतलब तो ओपन डोमेन में है उसकी बहुत सारी बातें, तो पहले नहीं थी। तो उसमें वो यही था कि उन्होंने 7-8 स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स बनाए थे, और बेस्ड ऑन दोस 7-8 जो स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स थे, हमें असेस करना था कि कोई देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या नहीं। तो वो जो 7-8 स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स थे, उसमें केवल ये नहीं था कि हम उनसे कितने वेपन्स खरीदते हैं, या हम उनको कितने वेपन्स बेचेंगे, या हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ थी। नीश टेक्नोलॉजी वो हमें कितनी दे सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स वो हमारे साथ कितना कर सकते हैं, क्रिटिकल और रेयर अर्थ उनके पास कितना है, एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कितना है, सेमीकंडक्टर्स में वो कहाँ है। अब ये बताइए, ये देखिए, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय की बात है। इससे पता चलता है कि ये जो आपने भी मुझे उदाहरण दिया था, ये इसका एक सामरिक महत्व है, और सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे स्ट्रेटेजिक मतलब मैं कहूँगी कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसमें समय लगेगा। हमने अमेरिका के साथ भी, अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बाइडेन थे उस समय, ट्रंप नहीं आए थे, तो वहाँ पे हमने साइन किए हैं कुछ सेमीकंडक्टर्स, एडवांस सेमीकंडक्टर्स, जो फैब्रिकेशन एग्रीमेंट आप सुनते होंगे, फैब एग्रीमेंट। तो वो फैब्रिकेशन एग्रीमेंट वही है कि हम फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ पर हम उन कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं। तो हमने ये सब साइन किया है। तो शुरुआतें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन हमारे और फ्रेमवर्क्स भी अब हमारे पास हैं, हमें इन्हें पुश करना है। तो और एक अच्छी बात इसमें यह भी है कि अगर स्मृति आपने शायद ध्यान दिया हो या ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो NSA जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनका ऑफिस है वो स्टीयर करता है। इसका मतलब कि वो हमारे सामरिक मतलब बहुत रेलेवेंस है उसकी। तो हम देखेंगे ज़रूर इसका आने वाले समय में, इसमें हम देखेंगे कि और पार्टनर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके हित में भी है कि चाइना के ऊपर से ओवर डिपेंडेंसी खत्म हो। अभी तो मतलब आप समझ लीजिए कि चाइना के हाथ पे एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये क्रिटिकल और रेयर अर्थ का।